अब बात करते हैं समरूपता की अगली कसौटी SSS कसौटी की। इसका अर्थ है कि यदि एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के साथ भुजाओं का अनुपात, मतलब एक भुजा इसकी ली, एक भुजा इसकी ली, फिर इसका अनुपात निकाला, फिर एक भुजा इसकी, फिर एक भुजा इसकी, फिर एक भुजा इसकी, एक भुजा इसकी, 3 बार हमने अनुपात निकाले AB बट्टे DE। AB और DE का अनुपात BC और EF के बराबर है और वही अनुपात AC और DF के बराबर है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। अब समरूप कब होंगे त्रिभुज? जब वो समान कोणिक हों और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत भुजाओं का अनुपात समान दिया है तो हमें सिद्ध केवल क्या करना है कि कोण A D के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा, कोण C कोण F के बराबर होगा, मतलब इसके 3 कोण इसके 3 कोणों के बराबर होंगे। तो हमने क्या किया कि AB की जो लंबाई है उतनी ही D से लेकर P तक, जितनी दूरी पर B है उतना ही चाप हमने काटा तो बिंदु P मिला, और जितनी दूरी पर A से C है उतनी ही दूरी पर D से हमने एक बिंदु Q लिया है चाप काट के। तो त्रिभुज ABC और DPQ में देखने वाली बात है कि AB और DP बराबर लंबाई है, AC और DQ भी बराबर लंबाई है। तो जो हमें दिया है AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF, अगर मैं बीच का हटा दूं तो हमें AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF ये दिया है। तो इससे अगर मैं AB और AC को हटा दूं, इनकी जगह रख दूं DP बट्टे DE बराबर DQ बट्टे DF हमें प्राप्त होता है। अब त्रिभुज DEF में DP बट्टे DE बराबर DQ बट्टे DF, DP बट्टे DE बराबर DQ बट्टे DF से हम एक घटाकर आसानी से यह प्राप्त कर सकते हैं कि DP बट्टे PE बराबर DQ बट्टे QF होगा। मतलब इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, DP बट्टे PE किसके बराबर हो जाएगा, DQ बट्टे QF के बराबर हो जाएगा। अगर DP बट्टे PE DQ बट्टे QF के बराबर हो गया तो दो भुजाओं पर रेखा PQ ने क्या किया कि समान अनुपात वाले अंतःखंड काटे, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट दिया PQ ने। तो इसका मतलब PQ जो है कन्वर्स ऑफ BPT से, BPT के विलोम से EF के समांतर होगा। तो इससे क्या मिलेगा हमें, PQ जो है वो समांतर किसके हो जाएगी, EF के। किससे, BPT विलोम से। BPT विलोम से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। अब PQ और EF अगर एक दूसरे के समांतर हो गई, PQ और EF एक दूसरे के समांतर हो गए, तब हम क्या देख सकते हैं, अब गौर करने वाली बात है, यह कोण इसका संगत है बराबर होगा और यह कोण इसका संगत है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब आपके पास दो त्रिभुज DPQ और DEF ऐसे मिल गए जिनके दो कोण बराबर हैं। मतलब त्रिभुज DPQ समरूप होगा त्रिभुज DEF के, किससे, AA कसौटी से। दोनों त्रिभुजों में दो कोण समान हो गए तो AA कसौटी से एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। अब अगर DPQ DEF के समरूप है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी संगत भुजाओं का इसके साथ अनुपात बराबर होगा। इन दोनों की जो संगत भुजाएं, मतलब DP की संगत क्या है, DE बराबर, इधर फिर PQ की संगत क्या है, EF, और फिर DQ की संगत क्या है, DF। तीनों संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। अब PQ और EF का अनुपात DP और DE के बराबर है। अब DP की जगह मैं अगर DP की जगह AB रख सकता हूँ, क्योंकि उतना ही लिया है, तो AB बट्टे DE बराबर PQ बट्टे EF हो गया। अगर मैं केवल इन दोनों अनुपातों की बात करता हूँ, इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ,
और ए बी बट्टे डी ई की जगह जो आपको दिया है ए बी बट्टे डी ई, इसकी जगह आप बी सी बट्टे ई एफ रख सकते हैं। बी सी बट्टे ई एफ बराबर पी क्यू बट्टे ई एफ। ई एफ कैंसिल हो गए, तो इससे हमें क्या मिला, बी सी पी क्यू के बराबर मिल गया। अब आप बी सी पी क्यू के बराबर मिलता है तो चित्र में देखते हैं बी सी और पी क्यू बराबर होने से क्या हुआ। देखो ए बी डी पी के बराबर थी, भुजा हमने रचना ऐसी ही करी है। ए सी और डी क्यू एक दूसरे के बराबर थे। अब बी सी और पी क्यू भी बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब यह त्रिभुज ए बी सी डी पी क्यू के सर्वांगसम हो गया, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो एस 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 सर्वांग समता कसौटी से एस 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 सर्वांग समता कसौटी से एस 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 सर्वांग समता से भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू के। तो यहाँ से हमें क्या मिला, कोण ए बराबर कोण डी, दूसरा कोण बी बराबर कोण पी, और तीसरा कोण सी बराबर कोण क्यू। कोण सी बराबर कोण क्यू। अब कोण बी कोण पी के बराबर है, लेकिन पी किसके बराबर है, चित्र में देखिए पी किसके बराबर है, ई के बराबर है, और क्यू किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण बी कोण पी के बराबर हो, इसका कहने का मतलब है कि कोण बी बराबर हो गया कोण ई के बराबर, और कोण सी जो हो गया वह कोण एफ के बराबर हो गया। अब आपने सिद्ध कर दिया कि ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है। अब आप देखिए आपने सिद्ध कर दिया ए बी के बराबर है, ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, और सी एफ के बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों में ए बी सी और पी ई डी ई एफ में पहले ही हमें पता था कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अब हमने यह भी सिद्ध कर दिया कि ये समान कोणिक भी हैं, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए। तो अर्थ है हम यह कह सकते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं के अनुपात समान दिए हों तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी के आधार पर, क्योंकि आपको प्रश्न में तो केवल इतना दिया होगा, इस आधार पर अगर आपको ये दिया है कि ए बी डी ई के, बी सी ई एफ के और ए सी डी एफ के समानुपाती है, तो आप कैसे लिखेंगे कि कौन त्रिभुज किसके समरूप है। तब आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, पहला त्रिभुज तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, समरूप है त्रिभुज। अब देखो ए बी के लिए क्या दिया है, ए बी के लिए डी ई दिया है, तो ए बी के लिए पहले और दूसरे स्थान में ए बी है, तो या तो आप डी ई लिखेंगे या फिर ई डी लिखेंगे, डी ई लिखेंगे या फिर ई डी लिखेंगे, इन दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नोटेशन सही होगा। दूसरा फिर बी सी दूसरा और तीसरा स्थान मिला के बी सी है, तो यहाँ ई एफ आना चाहिए। अब तीसरा केवल एफ बचा है, तो यहाँ से तो ई एफ आ जा रहा है, लेकिन यहाँ से डी एफ आ जा रहा है, तो इसका मतलब यह गलत संकेतन है, यह नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो तीन भुजाओं का अनुपात अगर समान दिया है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसे हम कहते हैं एस 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 समरूपता कसौटी।